हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पीआरजे कमलेश। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट जिसका नाम है कि आखिर लोग डिफाइंड कब होते हैं। आखिर हम लोग कब कहते हैं कि कोई लोग डिफाइंड है या डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है, इसे जानने के हमारे पास दो तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है अलजेब्रिकली और दूसरा तरीका है ग्राफिकली। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा मेथड के बारे में। ग्राफिकल मेथड को मैं किसी और वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो डिफाइंड होने के मतलब को जो समझाने का आज का मेरा जो थॉट है, सबसे पहले आप वो थॉट समझ लीजिए। लॉग एक फंक्शन है और फंक्शन को हम लोग एज ए मशीन एज्यूम कर सकते हैं। एज ए मशीन इसलिए क्योंकि जिस तरह मशीन कुछ इनपुट लेता है और इनपुट पर प्रोसेसिंग करके कुछ हमें आउटपुट में देता है, सेम कार्य करता है फंक्शन, क्योंकि फंक्शन भी कुछ इनपुट भी लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद मुझे रिजल्ट के रूप में आउटपुट भी देता है। तो चलिए सबसे पहले मैं डिफाइंड होने के मतलब को आपको मशीन के रेस्पेक्ट में बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को क्रिकेट का बॉल फुटबॉल की तरह दिखने लगे। मीन्स कि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो अगर मशीन के डिफाइंड होने के मतलब को अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी पार्टिकुलर मशीन किस टाइप के इनपुट के लिए बनी है, तो वो मशीन जिस टाइप के इनपुट के लिए बनी होगी, इसी टाइप के इनपुट पर वो मशीन डिफाइंड मानी जाती है। अगर मैं इस बात को दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी मशीन किस इनपुट को ले करके उस पर अच्छे से वर्क करती है और वर्क करने के बाद हमें रिजल्ट के रूप में आउटपुट भी देती है। इसका मतलब जिस इनपुट पर वो मशीन सही से वर्क करेगी और वर्क करने के बाद मुझे आउटपुट देगी, उसी इनपुट पर ये मशीन डिफाइंड माना जाएगा। अगर मैं इस बात को जूसर मशीन के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जूसर मशीन का काम होता है जूस निकालना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जूसर मशीन क्या हर चीज़ से जूस निकाल सकती है क्या, तो आप लोगों का जवाब होगा डेफिनेटली नोट। क्योंकि जब जूसर मशीन बनाया गया होगा तो इसके लिए एक स्पेसिफिक इनपुट तय किए गए होंगे। अगर उन्हीं स्पेसिफिक इनपुट में से अगर हम लोग इसमें इनपुट देंगे तब तो ये जूसर मशीन अच्छे से काम करेगा, वरना ये जूसर मशीन काम अच्छे से नहीं भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम इसमें बनाना डाल दें तब तो ये जूसर मशीन बनाना पर अच्छे से वर्क करेगा और मुझे आउटपुट के रूप में जूस भी देगा। उसी तरह ये जूसर मशीन पपाया के साथ सेम काम करेगा और ऑरेंज के साथ भी सेम काम करेगा और पाइनएप्पल के साथ भी सेम काम करेगा। मतलब इन चारों इनपुट पर ये अच्छे से वर्क करके मुझे जूस के रूप में आउटपुट देगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जूसर मशीन इन चारों इनपुट पर डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं अगली बार आपसे ये कहूँ कि हम इसमें इनपुट के रूप में पत्थर डाल दें या लकड़ी डाल दूँ तो क्या होगा। तो हम सबको पता है कि जैसे ही मैं इस जूसर मशीन में पत्थर और लकड़ी डाल दूंगा, ये जूसर मशीन क्रैश हो जाएगा और जब क्रैश हो जाएगा तो हमें आउटपुट के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जूसर मशीन पत्थर और लकड़ी जैसे इनपुट पर डिफाइंड नहीं है। मीन्स कि ये जूसर मशीन पत्थर और लकड़ी जैसे इनपुट के लिए बना ही नहीं है। इसका मतलब हम निष्कर्ष अब निकाल सकते हैं कि जब जूसर मशीन को बनाया गया होगा तो यही सोच के बनाया गया होगा कि इसका इनपुट फ्रूट और वेजिटेबल्स ही होंगे। चलिए अब बात आती है इस लॉग मशीन के बारे में। तो देखिए, लॉग मशीन को बनाया था जॉन नेपियर ने। तो जब उन्होंने इस मशीन को बनाया होगा तो उन्होंने भी एक स्पेसिफिक इनपुट तय किए होंगे जिस पर कि ये लोग अच्छे से वर्क करेगा और वर्क करने के बाद मुझे आउटपुट देगा। हमें आज वही जानना है। तो सबसे पहले समझिए कि लॉग इनपुट के रूप में क्या लेता है। तो लॉग इनपुट के रूप में n और a लेता है और हमें आउटपुट में x देता है। अच्छा, हमारे पास इनपुट के रूप में क्या है, तो हमारे पास इनपुट के रूप में होल रियल नंबर है। इसका मतलब कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। तो हम लोगों को उन्हीं इनफाइनाइट रियल नंबर में से ये पता करना है कि उनमें से कौन कौन से नंबर इस लॉग मशीन के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम करेंगे। हमें वही लिस्ट ऑफ नंबर चाहिए। यहाँ पर हमें वो लिस्ट ऑफ नंबर नहीं चाहिए जिस पर कि ये लोग क्रैश हो जाए, मतलब मुझे आउटपुट के रूप में कुछ ना दे। जैसे कि हमने देखा था कि जूसर मशीन पत्थर और लकड़ी देने पर क्रैश हो गया था और हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिला था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आज का जो हम लोग का एजेंडा है वो है कि n और a का परमिसिबल वैल्यू फाइंड करना। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास अभी n और a को फाइंड करने का एक ताबड़तोड़ ट्रिक है और इस ट्रिक को समझाने के लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त डायलॉग है। जैसे ही आप उस डायलॉग को सुन लेंगे आपको तुरंत ही ये पता चल जाएगा कि n और a का परमिसिबल वैल्यू क्या है। तो डायलॉग शुरू करने से पहले हम लोग एक बात एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो लॉग है, लॉग का मतलब पर्सन है, कोई व्यक्ति है, जैसे कि हम लोग हैं। क्योंकि जिस तरह का हम लोग का नेचर है, कुछ इसी तरह का नेचर ये लॉग फॉलो करता है। तो डायलॉग कुछ इस तरह से है
कि लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो इस तरह से होती है कि वो अपने आसपास रहने वाले लोग चाहते हैं कि वो पॉजिटिव माइंडसेट के हो, चाहे वो खुद कितना भी नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों ना सोचते हो, लेकिन उनके आसपास रहने वाले लोग पॉजिटिव नेचर के होने चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के होने चाहिए। तो क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोग अगर आपको एडवाइस करें तो पॉजिटिव एडवाइस करें, ना कि नेगेटिव? तो सेम डिमांड इस लोग की भी है कुछ इस तरह से। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर LOG लोग को एक पर्सन मान लिए हैं और इसके जो आसपास में जो बैठे हुए लोग हैं वो N और A है। तो ये लोग चाहेगा कि मेरे आसपास मतलब कि N और A दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि N पॉजिटिव और साथ ही साथ A भी पॉजिटिव, चाहे लोग खुद कैसा भी क्यों ना सोचे, पॉजिटिव या नेगेटिव। खुद लोग का मतलब कि x कैन बी एनी रियल नंबर, इतना तो कंडीशन है। बस ए में एक और कंडीशन इम्पोज किया गया है कि ए को 1 नहीं होना चाहिए, ए शुड नॉट बी 1। और ये रहा हम लोग का रिक्वायर्ड परमिसिबल वैल्यू ऑफ एन एंड ए। लेकिन इस कंडीशन को हमें रटने की जरूरत नहीं है। जब भी लॉग फंक्शन के डिफाइंड होने की बात हो, सिर्फ हमें वो डायलॉग याद आना चाहिए कि लॉग क्या चाहता है, अपने पास वाले दोनों नंबर पॉजिटिव चाहता है। बस जैसे ही हमें ये डायलॉग याद होगा, हम लोग झट से इस कंडीशन को लिख लेंगे। तो सर ये क्या है, x बिलोंग टू r क्या है? तो इसका अभी हम लोग का काम नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि x बिलोंग टू r का मीनिंग यहाँ पर क्या है, तो x यहाँ पर हम लोग क्या है, तो x देख सकते हैं कि यहाँ पर log का आंसर है। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि log हमें आंसर में कुछ भी वैल्यू देगा। कुछ भी का मतलब वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल वैल्यू, एनीथिंग मीन्स आउटपुट ऑफ रियल नंबर कैन बी एनी रियल नंबर। मतलब मैं अब ये कह सकता हूँ कि ये जो log के डिपेंड होने का जो कंडीशन है, यही इनपुट्स लॉग मशीन के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम करेगी। लेकिन इसके अलावे जैसे कि जीरो, निगेटिव, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ये लॉग मशीन के लिए पत्थर या लकड़ी के समान काम करेगी। इसका मतलब इन पर लॉग क्रैश हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर लॉग अनडिफाइंड माना जाएगा। चलिए जल्दी से यहाँ पर हम लोग दो टेक्निकल टर्म को समझ लेते हैं, जिसमें कि पहला है डोमेन और दूसरा है रेंज। तो देखिए, तो ध्यान दीजिए, कोई भी फंक्शन जिन पॉइंट्स पर डिफाइंड माना जाता है, वही पॉइंट्स उस फंक्शन के लिए डोमेन का काम करती है। मतलब कि ये जो कंडीशन डिफाइंड होने का लॉग का है, यही लॉग का डोमेन भी है। और किसी फंक्शन का जो पॉसिबल आउटपुट होता है, जो हमें फंक्शन देगा रिजल्ट के रूप में, वही होता है रेंज। और यहाँ पर लॉग तो हमें पूरा का पूरा रियल नंबर दे रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉग का रेंज होगा वो होगा रियल नंबर। अगर मैं इस बात को यहाँ पर रिपीट करूँ, तो किसी भी लॉग को अगर हमें ये चेक करना है कि ये लॉग डिफाइंड है या नहीं है, तो हमें सिंपली इसके पास वाले दोनों नंबर या पास वाले दोनों एक्सप्रेशन को ये चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों पॉजिटिव हैं कि नहीं। बोथ आर मस्ट बी पॉजिटिव, बशर्ते कि ये बेस 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है कि सर हम लोग यहाँ पर फंक्शन के डिफाइंड होने का रट क्यों ला के रखे हुए हैं? तो इस बात को मैं समझाने जा रहा हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स टू बेस e। हमें यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो वैसे स्टूडेंट जिन्हें डिफ्रेंशिएशन आती होगी, उनको ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रही होगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अभी वीडियो को पॉज करें और आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किए होंगे। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो स्टूडेंट थोड़ा सा कमजोर होंगे उनका आंसर आया होगा बी, और जो स्टूडेंट थोड़े से अच्छे होंगे उनका आंसर आया होगा सी। तो मैं यहाँ पर एक बात कह दूं कि जिन भी स्टूडेंट का इन दोनों में से कोई अगर आंसर आया होगा तो उनकी मौत पक्की है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को लगा होगा झटका कि सर ये रॉन्ग कैसे है, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर सी बोल रहे होंगे वे पूरी तरह कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं मेरा आंसर तो सही है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये आंसर रॉन्ग है। तो चलिए इस क्वेश्चन में मैं उस जगह पर ध्यान खींचना चाहूँगा आप लोगों का जहाँ पर आप में से किसी का ध्यान नहीं गया होगा। देखिए यहाँ पर ये कंडीशन पर किसी का नज़र नहीं गया होगा। आप में से बहुत को इस क्वेश्चन को देखते ही फटाफट डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिए होंगे। तो इस पर कौन ध्यान देगा? क्या ये बारात में आया है कि खाया पिया निकल लेगा? ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्स जो एंगल दिया हुआ है वो पाई और 3π/2 के बीच में है। इसका मतलब होता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स है, मतलब ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव आउटपुट देता है, मतलब साइन थीटा निगेटिव होता है। इसका मतलब कि लॉग में इस बार गया निगेटिव। लॉग में निगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर एग्जामिनर हमें दिन दहाड़े बेवकूफ़ बना रहा है,
क्योंकि लॉग में वो तो निगेटिव दे चुका है। लॉग मशीन में निगेटिव मीन्स जूसर मशीन में पत्थर, और कोई आपसे कह रहा है कि आप उसका जूस निकाले, क्या आप पत्थर से निकाल पाएंगे जूस? नहीं ना। हमने देखा था कि पत्थर पर जूसर मशीन क्रैश हो गया था। उसी तरह यहाँ पर निगेटिव के चलते लॉग मशीन भी क्रैश हो चुका है, मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जब ये अस्तित्व इसका है ही नहीं, ये लॉग ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, तो आप डिफरेंशिएट इसे कैसे कर रहे थे? मतलब इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा नॉट डिफाइंड, मतलब फंक्शन ही साफ डिफाइंड नहीं है, हम इसका डी/dx कैसे निकाल सकते हैं? तो एक बात यहाँ पर आप नोट कीजिए कि अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो हम लोग फंक्शन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते इन द सेंस कि हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हम लोग उसका लिमिटिंग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग उसे इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते हैं, माने कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फंक्शन के साथ कुछ भी करने से पहले हम लोग को ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लें कि कहीं फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम लोग डिफाइंड का रट क्यों लगा रहे थे। अब मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि जो अभी सीरियस कैंडिडेट मेरे वीडियो को देख रहे होंगे उनको ज़बरदस्त मज़ा आया होगा और ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचा होगा। चलिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन लोग डिफाइंड है और कौन लोग डिफाइंड नहीं है। तो जैसे देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है तो ये डिफाइंड माना जाएगा। पर देखिए 1/3 है जो कि पॉजिटिव होता है और 3 पॉजिटिव होता है तो ये डिफाइंड होगा। यहाँ पर 1/9 पॉजिटिव है और 3 ही पॉजिटिव है तो ये भी डिफाइंड होगा। यहाँ पर 0.4 ये पॉजिटिव, 0.8 ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग भी डिफाइंड होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी पास वाले दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, मतलब ये लोग भी डिफाइंड माना जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है तो ये डिफाइंड होगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 0 आ गया है और 0 और नेगेटिव लॉग के लिए तो जहर समान है, तो जैसे ही लॉग 0 खाएगा ये लॉग तो मर जाएगा, मतलब ये अनडिफाइंड है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है, ये भी अनडिफाइंड हो गया। यहाँ पर देखिए 2 भी पॉजिटिव है और 1 भी पॉजिटिव है। यहाँ पर स्टूडेंट के गलती करने का चांस रहता है क्योंकि जल्दीबाजी में वे इसे डिफाइंड बोल देते हैं, लेकिन ये डिफाइंड नहीं है क्योंकि यहाँ बेस में 1 आ गया और बेस में 1 नहीं चलेगा, इसका मतलब ये अनडिफाइंड लॉग है। और यहाँ पर निगेटिव देखते ही हम लोग इसे अनडिफाइंड बोलेंगे, यहाँ भी निगेटिव देखते हैं अनडिफाइंड बोलेंगे। यहाँ निगेटिव है दोनों जगह तो पक्का अनडिफाइंड है, ये भी निगेटिव है अनडिफाइंड है, यहाँ भी निगेटिव देख लिए अनडिफाइंड हो गया, यहाँ भी निगेटिव देख लिए ये भी अनडिफाइंड हो गया। अब चलिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इन सभी क्वेश्चंस में जेई लेवल थॉट लगने वाली है, मतलब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका लेवल बाकियों की तुलना में थोड़ा सा अप है। तो यहाँ पर एक बात समझिए कि इधर वाला क्वेश्चन इधर वाले क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है। तो देखिए इधर जितने भी लोग के पास वाले नंबर थे वे सारे के सारे कांस्टेंट थे, और कांस्टेंट का मतलब होता है वो जो कसम खा लिया है कि मैं नहीं बदलूंगा, मतलब कि जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये वही है, इसका दोहरा कोई रूप नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली देख के कह पा रहे थे कि कौन लोग डिफाइंड होगा और कौन लोग डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन इधर वाले क्वेश्चन में खास बात यह है कि यहाँ पर लॉग के बगल में हमें वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, और वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसका कैरेक्टर ढीला हो, मतलब कि जो अपनी बातों पर अडिग नहीं रहता हो। यहाँ पर जो वेरिएबल x है ये -∞ से ∞ तक कहीं भी मूव कर सकता है। हम गारंटेड x को नहीं कह सकते हैं कि ये नंबर लाइन पर यहीं पर आएगा, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये हम लोग को मन में डाउट क्रिएट कर देता है कि इस x के बदलने के चलते ये वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, क्योंकि हम लोग को डिफाइंड तभी बोल पाएंगे जब हम लोग ये कन्फर्म कह दें कि इसके पास वाले नंबर पॉजिटिव हो। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे जानते हैं कि ये कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा? तो इसका एक प्रॉपर मेथड है जो कि मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन अभी भी मैं इसके मेथड को एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे क्योंकि इन क्वेश्चंस में कुछ लूप होल्स हैं जो यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे गए हैं ये टिपिकल हैं, तो इनको हम विदाउट मेथड भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इनको सोल्व करने में हम लोग कौन सा थॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान दें तो ये तो x वेरिएबल है लेकिन इसके ऊपर पावर 2 लगा हुआ है, मतलब ये हो चुका है स्क्वायर फंक्शन। और स्क्वायर फंक्शन ये कसम खा चुका है बहुत पहले कि स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x² है ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव कहने का मतलब कि ये 0 और 0 के आगे रहेगा। फिर यहाँ पर इसमें +3 भी किया गया है, इसका मतलब कि हम पॉजिटिव में हम 3 को और ऐड कर रहे हैं, मतलब हम और पॉजिटिव होते जा रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। x चाहे निगेटिव से पॉजिटिव मूव करे लेकिन ये क्वांटिटी कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है,
ये जरूर कैरेक्टरलेस था, लेकिन स्क्वायर फंक्शन इस पर शिकंजा कस चुका है और यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, मतलब अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये लोग डिफाइंड रहेगा, वो भी हमेशा x के किसी भी वैल्यू पर ये लोग डिफाइंड रहेगा। यहाँ भी देख सकते हैं कि ये दोनों इसी के जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। क्या मतलब कि ये लोग डिफाइंड है, डिफाइंड जरूर होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं पॉजिटिव के चक्कर में ये 1 ना हो जाए, कभी ये 1 ना दे दे। लेकिन अगर हम लोग फिर से ध्यान से देखें, अगर x का मिनिमम वैल्यू हम लोग एज्यूम 0 भी करें तो भी ये x स्क्वायर का वैल्यू आएगा 0, और जब 0 में 5 ऐड होगा तो भी मेरे पास मिलेगा 5। मतलब ये कभी भी क्वांटिटी 1 नहीं बनेगा, मतलब पॉजिटिव तो था ही लेकिन 1 भी नहीं बन रहा, मतलब ये भी हमेशा डिफाइंड होगा। यहाँ पर देखें तो 10 ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ भी स्क्वायर फंक्शन के चलते कह सकते हैं कि पॉजिटिव रहेगा, और मुझे बेस में 1 भी नहीं चाहिए, तो देख सकते हैं कि 0 रखने पर भी ये 2 आ रहा है, मतलब ये भी कभी 1 नहीं बनेगा, इसका मतलब ये भी डिफाइंड होगा हमेशा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि यहाँ पर जो स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव में लग चुका है निगेटिव, मतलब कि ओवरऑल ये क्वांटिटी हो चुका है निगेटिव, और निगेटिव में 3 को और घटा रहे हैं, मतलब ये क्वांटिटी और निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ओवरऑल क्वांटिटी निगेटिव हो गया हमेशा के लिए, मतलब लॉग में निगेटिव, यानी कि जूसर मशीन में पत्थर, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें लॉग के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन पता करना चाहते हैं तो जल्दी से हम लोगों को डी निकालना पड़ता है। जैसे ही अगर हम लोग डी निकालेंगे और अगर डी निगेटिव आ जाए तो मेरा काम बन सकता है यहाँ पर, और जब डी निगेटिव हो जाता है तो हम लोग क्वाड्रेटिक के साइन को पता कर सकते हैं। जब डी निगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन वही होता है जो इसके लीडिंग कोफिशिएंट का साइन होता है। जैसे कि इसका साइन है यहाँ पर प्लस लीडिंग कोफिशिएंट का, और यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट का साइन है माइनस। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका डी निकाल के देख लेते हैं। डी निकालेंगे तो आएगा 20 स्क्वायर 25, और यहाँ आएगा 4 दूना का 8 तो 32, तो इसका आंसर है -7, मतलब डी आ गया निगेटिव। तो डी निगेटिव हुआ, और यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का साइन हमेशा के लिए प्लस हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कसम खा लिया है कि नहीं, हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो जैसे ही ये पॉजिटिव हम कंफर्म कह दिए, नीचे ई है जो कि पहले से पॉजिटिव है, तो ये लोग डिफाइंड हो गए। और अगर फिर इसमें अगर हम लोग डी निकालें तो देखते हैं कि डी कितना आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ आएगा 12, और इसका आंसर आएगा -3। यहाँ भी डी निगेटिव आया, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन हम कह सकते हैं कि निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट का साइन निगेटिव है। तो ये अब कंफर्म हो चुका है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा निगेटिव रहेगा। और जैसे ही पता चला कि ये क्वाड्रेटिक निगेटिव हो गया, हम इसे तुरंत ही अनडिफाइंड बोल देंगे। मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन ले रखे हैं जिनको एक्चुअल में सोल्व करने का जरूरत ही नहीं है, जिनको हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट लगा करके माइंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर लोग के पास में कोई और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए तो उसे हम लोग हो सकता है कि माइंड में ना सोच पाए, तो उसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैंने प्रॉपर मेथड को एक्सप्लेन किया है। जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई डाउट मन में नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ठोक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन के घंटा को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुँचा दें जो अभी 11th में हो, 12th में हो, या UPSC NDA या IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हों। धन्यवाद।